डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यकांत तिवारी आज क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर बताने जा रहा हूं। जो है कि प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को देखते हैं और हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग, तो आखिर लिविंग और नॉन लिविंग को जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो वो डिफ्रेंशिएशन हमारा किसी न किसी बेस पर होता है। हम किस बेस पर कहेंगे कि दैट इज लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग, कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, किस बेसिस पर कहेंगे। तो वह क्या होता है कि जो लिविंग होती हैं कुछ उसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कुछ स्पेसिफिक वर्क होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होती हैं जिससे हम बताते हैं कि ये प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को शो करता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो इसे शो नहीं करता है वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस होती हैं वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, उसके लाइफ के सस्टेन के लिए, उसके लाइफ के सर्वाइवल के लिए और बहुत ही जरूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंस होती है, और बिना इनके कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनकी एक आइडेंटिटी होती हैं और उनको सरवाइव करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब लाइफ प्रोसेस आर दैट एक्टिविटी, दैट प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। मतलब वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी जो क्या है कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो हम लोग को जो लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ना है वो बेसिकली न्यूट्रिशन को पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, हम लोग को ब्रीदिंग के बारे में जानना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट समझना है, एक्सक्रिएशन समझना है। तो हम लोग को कई लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है कि कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ ऐसे एक्टिविटी को जानना है जो केवल और केवल ओनली और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ इसी में से पहले लाइफ प्रोसेस जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया है, न्यूट्रिशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं, और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। न्यूट्रिशन। तो बच्चों, जो न्यूट्रिशन है, डियर स्टूडेंट, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, देखिए, न्यूट्रिशन के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और सेकंड को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक
और व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक नियम क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है बच्चों, ऑटो माने होता है सेल्फ, ट्रॉफिज्म माने फूड को, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए खुद ही बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो फूड के लिए क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिज्म में भी हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या कर रहे हैं, जो फूड को सिंथेसिस करने के लिए किस रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब वो अपने फूड को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मेनली सोर्स वो कहाँ से ले रहे हैं। तो इस बेसिस पर अगर उनमें फूड का सोर्स दो चीजें हो सकता है, या तो ये ऑटोट्रॉफिक में ये दो तरह के ऑटोट्रॉफिज्म होती है। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हम पहले देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चला बेटा, फोटो माने होता लाइट, ऑटो माने सेल्फ, मतलब फोटो माने होता लाइट, मतलब लाइट से अपना भोजन ये खुद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको है, इसका एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रॉफिक का, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा। ये करते क्या है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक में ये जिस मेथड से अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट हैं। ये एज ए रिसोर्स क्या यूज करते हैं, इनमें रिसोर्स के रूप में क्या यूज होता है, लाइट, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सेकेंड हमारा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें इनको हम जिस प्रोसेस से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, कीमोसिंथेसिस। और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय सम केमिकल, यूटिलाइजिंग सम केमिकल सबस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल में है सल्फर बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। तो बच्चों यहां पर हमको देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एज ए रिसोर्स लाइट यूज होता है, इसीलिए इसका नाम है फोटो ऑटोट्रॉफिक। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से अपना ये फूड प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसमें मेन रिसोर्स होता है लाइट। और इसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट। और कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ये विशेष तरह के केमिकल से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, और जिस फिनोमेनन से करते हैं उसको हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट, हियर वी कैन सी दैट हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि
जो रिसोर्स हैं, जो नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट उसे कहां से ऑब्टेन करते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है प्लांट को, वो कहां से मिलती है। तो हम पहले ये देखें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले इस बात को देखें। तो हम अगर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन का एक इक्वेशन लिखें तो क्या होता है इक्वेशन बच्चों फोटोसिंथेसिस का। लिखते हैं हम लोग 6CO2 प्लस 12H2O और यहां पर क्या है सनलाइट और क्लोरोफिल। ये बनता क्या है बच्चों C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहां पर हमको ये देखना है कि ये क्या है, ये हमें चाहिए। और अगर ये मिलेगा प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ये क्या बना देगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहां पर हमको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से ऑब्टेन होता है। तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करता है और वाटर जो होता है यह प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर सॉइल से ऑब्टेन करता है बाय रूट। तो अब यहां पर मैंने ये बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन जो सबके लिए क्या है प्राणवायु, लिविंग गैस है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन से मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह हमारे एनर्जी, हमारे फूड का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है। तो बच्चों हम ये देखें कि जो प्लांट को जो रॉ मटेरियल यहाँ है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल, वो कैसे मिलता है और वो कैसे ऑब्टेन करता है। अगर इस फिनोमेना को हम लोग देखें तो सपोज करें बच्चों कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। यहां पर सपोज करो कि ये कोई क्या है प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसकी पत्तियां हैं, डिफरेंट लीव्स हैं। तो बच्चों यहां पर आपको एक चीज देखना है कि सपोज करो कि यहां पर ये सनलाइट है, तो सन से जो लाइट आती है ये जब लीफ पर आती है, ये सनलाइट है, तो सन से जो लाइट आती है जब ये लीफ पर आती है तो लीफ में बच्चों पाए जाते हैं स्टोमेटा और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। मतलब CO2 को अपटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है मतलब, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और यहाँ पर ये जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल में जो वाटर है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल रूट द्वारा, ये वाटर है
ये रूट है, ये लीफ है, मतलब इसको क्या करता है बच्चों, लीफ, ये लीफ हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट, ये लीफ, और ये क्या हो गया आपका वाटर। तो इसको ये जब अपटेन करते हैं, अपटेक करते हैं, तो देखो वाटर कहां से लिया, फ्रॉम सॉइल। वाटर कहां से लिया रहा है, सॉइल वाटर है, ये सॉइल से ये वाटर ले रहे हैं। तो वाटर कहां से ऑब्टेन किया, फ्रॉम सॉइल विथ हेल्प ऑफ रूट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और किसके द्वारा लेता है, तो बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा से ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जैसे बच्चों, डियर स्टूडेंट, हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे हम लोग में ये नेजल कैविटी होती है, जिससे हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक उसी तरह प्लांट के पास स्टोमेटा होता है और वो स्टोमेटा लीफ पर पाई जाती हैं, जिससे वो क्या करते हैं बच्चों कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। हमारे जस्ट अपोजिट वो काम करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं। इसीलिए प्लांट को कहा जाता है कि प्लांट हैव कैपेसिटी टू प्यूरिफाई फाउल एयर, मतलब प्लांट में ये कैपेसिटी पाई जाती है, ये क्षमता पाई जाती है कि वो जो पॉल्यूटेड एयर है उसको प्यूरिफाई कर दे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से हार्मफुल गैस है और उसको वो क्या करते हैं, अपटेक कर कर एक यूजफुल गैस ऑक्सीजन, जो कि सबको ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, उसको रिलीज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सनलाइट मिला सन से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और सॉइल से वाटर मिला, रूट द्वारा अपटेक किया और ये फूड प्रिपेयर किया। तो हमको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से, और H2O सॉइल से। और बच्चों, ये जो स्टोमेटा है, कभी कभी स्टोमेटा का डायग्राम पूछता है क्वेश्चन कि मेक ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को अगर हम देखें कि स्टोमेटा कैसा दिखता है, तो स्टोमेटा का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अगर किसी स्टोमेटा को हम देखना चाहें कि स्टोमेटा कैसा दिखेगा, तो स्टोमेटा लगभग ऐसा इस तरह से दिखाई देता है। यहां देखिए हम लोग, इस तरह से स्टोमेटा दिखता है। अगर स्टूडेंट हम एक स्टोमेटा का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो यहां इसका हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में यहां पर ढेर सारे इस तरह से स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अगर स्टोमेटा को देखें
तो ये जो बाहर की तरफ आप जो ये सेल देख रही हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल। और इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन होती है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और ये बच्चों होती है थिन। इसका नेचर क्या होता है? थिन। थिन माने होता है पतला होता है। और ये आपका हो गया क्या? न्यूक्लियस। और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये हो गई क्लोरोप्लास्ट। और ये जो होती है मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? थिक वॉल होती है। थिक वॉल होती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, क्लियर एकदम दिख रहा है आपको। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं ये थिक वॉल होती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, आप देखेंगे आउटर क्या है? थिन वॉल है। इनर जो है आपके थिक वॉल है। जो इनर है, जो अंदर वाली, वो थिक वॉल है, मोटी है। तो जो बच्चों आउटर थिन वॉल मेम्ब्रेन होती है वह पतली होती है, और बाहर वाली जो अंदर वाली होती है मोटी होती है। बाहर पतली और अंदर मोटी। तो होता क्या है कि जब ट्रांसपिरेशन जब होता है, ट्रांसपिरेशन आपको पढ़ना है, उसमें वाटर का वेपराइजेशन होता है। मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और जनरली स्टोमेटा से होता है, तो उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जो स्टोमेटा से जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो बेटा जब देखो यहाँ पर लीफ पर स्टोमेटा है, जब इसमें से ट्रांसपिरेशन होगा तो इसमें क्या होगा? वाटर कम हो जाएगा। तो उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर वहां भेजेगा। तो जब यहाँ भेजता है तो होता क्या बेटा? चूंकि यहाँ की ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर वाली पतली और अंदर वाली मोटी है, तो जैसे इसमें वाटर जाता है तो बाहर वाली मेम्ब्रेन पतली होने के कारण खिंचाव, उसमें एक टर्जिडिटी जो है राइज होती है, और उस टर्जिडिटी को राइज होने के कारण ये क्या करती हैं? बाहर की तरफ धकेलती हैं इसको। तो जब बाहर की तरफ इस तरह से धकेलेंगी तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगी? इस तरह से ओपन होने लगती, खुल जाती है। और ये जो स्टोमेटल पोर है, ये जो क्या है? स्टोमेटल पोर, ये क्या होता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं स्टोमेटा खुल गया। और जब यही स्टोमेटा खुलता है तो इसी स्टोमेटा से क्या होता है? आपका ऑक्सीजन बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर अपटेक किया जाता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का अगर डायग्राम पूछता है तो आपको इस तरह के डायग्राम बनाने होते हैं, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि बाहर की मेम्ब्रेन थिन होती है, अंदर वाली थिक होती है, और इसमें ये जो स्टोमेटल पोर होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। जनरली सनलाइट में ये ओपन हो जाते हैं और जब रात के समय ये क्लोज हो जाते हैं। यही कारण है बच्चों कि आपने घरों में सुना होगा, लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? कि रात में पौधों के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो क्लोज हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाएंगे, तो और बल्कि ऑक्सीजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आप फोटोसिंथेसिस को बड़े क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो फिनोमेना होती हैं, और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, और लाइट रिएक्शन के लिए सन की लाइट बहुत जरूरी होती है। तो रात में तो सनलाइट मिलेगा नहीं, तो जो फोटो पिगमेंट है, एक्चुअली सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो वो पिगमेंट एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और जब वो एक्टिव नहीं होंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो रात में प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो पेड़ पौधों के नीचे सोने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को उस समय रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि वो भी लेते हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ एक्टिविटी भी हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे एक दो एक्टिविटी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में आया करती हैं, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो वो एक्टिविटी क्या है, थोड़ा सा आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो एक्टिविटी पूछी जाती हैं उसमें से एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में। एक्टिविटी नंबर 1 पूछी जाती है, एक कॉमन एक्टिविटी है कि टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और कभी कभी पूछता है टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आइए बच्चों पहले हम लोग इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, नंबर 1 हम यहां पर लिखते हैं। पहली एक्टिविटी, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये प्रूव करना है कि लाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए? तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी जिससे आप ये प्रूव कर सके? तो रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखेंगे, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। और क्या चाहिए, क्लिप चाहिए, क्लिप, बर्नर, बर्नर, ट्राइपैड स्टैंड, ट्राइपैड स्टैंड। और आपको क्या चाहिए बच्चों, आयोडीन और अल्कोहल। अल्कोहल में एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये चीजें आपको चाहिए। बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर चाहिए। इतना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। ग्रीन प्लांट, अब देखिए हम करते क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे। जैसे कोई ग्रीन प्लांट आपने लिया है तो आपको ये प्रूव करना है कि सनलाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। आप क्या करेंगे, इसकी जो लीफ है, इसके लीफ का कुछ रीजन पर यहां पर ब्लैक पेपर ऐसे लपेट देंगे, काला कागज, ब्लैक पेपर। तो जब ब्लैक पेपर आप यहां लपेट देंगे तो बच्चों, और इसको क्लिप की सहायता से विद द हेल्प ऑफ क्लिप इस ब्लैक पेपर को इस पर लगा देंगे। पत्ती को अलग नहीं करेंगे, पत्ती को प्लांट से तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, पत्ती के कुछ भाग पर ब्लैक पेपर को लपेटकर वहां पिन लगा देंगे ताकि वो ब्लैक पेपर उस पर लगा रहे। और उसको हम ऐसे ही सनलाइट में छोड़ देंगे दिन भर के लिए। और शाम को क्या करेंगे, इस पत्ती को हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद ब्लैक पेपर हटा देंगे। और हटाने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक बीकर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हम लोग लेते हैं पानी। क्या लेते हैं बच्चों, पानी। इस तरह से वाटर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को इस बीकर में हम लोग लेते हैं। और यहां नीचे हम एक बर्नर लेते हैं, बर्नर लगाते हैं। एक बर्नर लेते हैं और इस बर्नर को हम जलाते हैं, जिससे पानी क्या होगा, गर्म होगा बीकर का पानी।
अब इस बीकर में जो गर्म पानी है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में भरते हैं एथिल अल्कोहल। क्या भरते हैं? एथिल अल्कोहल। और इस एथिल अल्कोहल में ये जो पल्केट लीफ जिस पत्ती को आपने तोड़ा है उस लीफ को क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में अंदर डालते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, इस लीफ को, जैसे ये लीफ है तो इसको इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। तो जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इस लीफ को डालेंगे तो पानी जब गर्म होगा तो हीट ट्रांसफर होगा, तो अल्कोहल भी गर्म होगा और बच्चों जो क्लोरोफिल होता है वो अल्कोहल में डिजॉल्व होता है। तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल जो अल्कोहल में जब घुल जाएगा तो पत्ती क्या हो जाएगी, डीकलराइज हो जाएगी, पत्ती डीकलराइज हो जाएगी। तो अब बच्चों देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जब हमको गर्म ही करना था तो हम इसको बीकर में रखने के बाद टेस्ट ट्यूब को क्यों गर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट इस लीफ को अल्कोहल में लेकर उस पर बर्नर पर गर्म कर सकते थे। तो बच्चों जो अल्कोहल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और बहुत तेजी से आग पकड़ता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, ये जो लीफ जो है टेस्ट ट्यूब है उसमें आग लग जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए, इस तरह के अनफॉर्चुनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली न गर्म कर कर इनडायरेक्टली गर्म करते हैं। अब ये जो लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ को हम ले लिए। तो लीफ को लेने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, प्लस आयोडीन, आयोडीन को इस पर डालते हैं। तो जब इस पर हम आयोडीन डालते हैं तो बच्चों जब आयोडीन डालते हैं तो आपको पता है कि आयोडीन जब स्टार्च, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन जब स्टार्च के साथ, स्टार्च मतलब स्टार्च होता है बेटा कि जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग जो ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज होता है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, तो प्लांट उसे क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो जब आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ, आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो ये ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू। अब हम क्या करते हैं, इस आयोडीन को इस पर डालते हैं पूरे पत्ती पर। तो हम देखते हैं कि पत्ती पर, ये पूरे पत्ती पर हमने जब आयोडीन को डाला तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, जब पूरे पत्ती पर हम लोगों ने आयोडीन को डाला तो हम देखते हैं कि लीफ का वह पार्ट जो कि ढका हुआ नहीं था, जो ब्लैक पेपर के बाहर था, जो ढका हुआ नहीं था, वह ब्लू कलर देता है। यहां भी ब्लू हुआ और ये भी ब्लू कलर दिया। लेकिन ये जो पोर्शन है जिसे हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया था, यह ब्लू कलर नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया कि आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्शन करता है तब ये कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो जो ब्लू कलर है यह कब देगा, जब वहां स्टार्च रहेगा। तो इसका मतलब है कि जहां जो पोर्शन सनलाइट, जहां पर सनलाइट पड़ा, ये पोर्शन और आपका ये पोर्शन, वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, इसलिए वहां पर स्टार्च इकट्ठा हुआ। लेकिन वह पोर्शन जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसको हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया था। तो सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट जो है, वहां तक नहीं पहुंच पाई और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया और इसलिए स्टार्च नहीं बना, इसलिए वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ब्लू कलर नहीं देता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बच्चों, कि लाइट क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। यह इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, प्रूफ होता है। और बच्चों एक एक्सपेरिमेंट और है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड, टू प्रूव दैट, यहां लाइट की जगह क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां पर होगा
कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका भी मैकेनिज्म लगभग इसी तरह से होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या बदल जाएगा, ब्लैक पेपर की जगह हो जाएगा आपका क्या बच्चों, KOH। क्या चाहिए यहाँ पर, ब्लैक पेपर की जगह हो जाएगा KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लिप, बर्नर, ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पर बीकर जो है, बीकर भी रहेगा, बीकर भी रहेगा, अल्कोहल भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, और यहां पर एक बॉटल हो जाएगा, एक बॉटल रहेगी। बॉटल, क्लिप। अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें भी ग्रीन प्लांट रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगी, बॉटल, क्लीप, बर्नर, ट्राइपेड स्टैंड, आयोडीन, अल्कोहल, बीकर और टेस्ट ट्यूब और वाटर, ये सारी चीजें रहेंगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पॉटेड प्लांट है, जो गमले में लगा हुआ प्लांट है, इसको हम लोग करते क्या है कि एक बीकर लेते हैं, एक ऐसे जार लेते हैं, बीकर ने एक जार लेते हैं, और उस जार को के मुंह को, उस जार के मुंह को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से फंसाते हैं यहाँ पर कि लीफ का आधा जो रीजन है, हाफ पोर्शन जो है, बाटल के अंदर हो जाए और हाफ पोर्शन बाटल के बाहर हो जाए। और इस बाटल के अंदर हम लोग रखते हैं KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर एक कार्क लगाकर इसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। कार्क से इसको हम सील कर देते हैं। अब देखिए कि बाहर की कोई एयर अंदर ना आने पाए। लेकिन बच्चों, डियर स्टूडेंट, इस बाटल के अंदर भी क्या था, ये ग्लास का बाटल होता है, तो इस बाटल के अंदर भी तो एयर होगा, और उस एयर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो उस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट न करने पाए, इसके लिए हम वहां KOH डालते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है, यह क्या करती है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को नहीं मिल पाता है। और ये ग्लास में से क्या होता है, सनलाइट जो है इसके अंदर जा सकती है, और सॉइल से वाटर तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाटल के अंदर नहीं जा सकती, और बाटल के अंदर जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर होता क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है। अब क्या होगा कि इसको हम लोग, इस लीफ को दिन भर इसी तरह छोड़ देते हैं, शाम को इसको हम अलग करते हैं। शाम को अलग करने के बाद इस लीफ को भी सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर में वाटर लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, और टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेते हैं। ये क्या है, ये आपका हो गया बीकर, ये आपका फ्लेम हो गया, ये बर्नर हो गया, और ये टेस्ट ट्यूब हो गया, और ये अल्कोहल हो गया। तो बच्चों, हम लोग करते क्या है, ध्यान देना, हम लोग करते क्या है कि यहां पर ये मैं मिटा दे रहा हूं, को मैं फिर से बना दूंगा। तो अल्कोहल हो गया। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, जब इसको आप बर्नर पर गर्म करते हैं तो जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर इस लीफ को हम निकालेंगे, और लीफ को निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये लीफ हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए ये लीफ को हम लोगों ने निकाला, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस लीफ पर आयोडीन डालेंगे। तो हमको पता है कि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट कर कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो जो ब्लू कलर आयोडीन देता है स्टार्च के साथ रिएक्ट कर,
तो जब इस पर हम डालेंगे तो हम देखते हैं कि लीफ का वह पोर्शन जो बाटल के बाहर था, मतलब ये जो बाटल के बाहर ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, अंदर वाले पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, और जो इस बाटल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब आयोडीन के सोल्यूशन को डालते हैं तो लीफ का वह पोर्शन जो बाटल के बाहर है वह तो ब्लू हो जाता है, वो क्या हो गया, ब्लू, लेकिन जो अंदर था वो ब्लू नहीं होता है। तो ब्लू कलर कब डेवलप होता है, जब आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करता है। इसका मतलब जो पोर्शन बाटल के बाहर था वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां स्टार्च बना और इसलिए वो ब्लू कलर दिया, और जो अंदर का पोर्शन था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ इसलिए वहां स्टार्च नहीं बना, इसलिए वो ब्लू कलर नहीं दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 1 लाइफ प्रोसेस का, और उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस क्या होती है उसको जाना, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर उसको समझा, और न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा कि जो हम हर चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके सर्वाइवल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल को अपटेक करता है। तो वो जो मटेरियल है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट को होने के लिए, एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है वो न्यूट्रिएंट कहलाता है, और उसे ऑब्टेन करने की प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अभी हम लोग ऑटोट्रॉफिक को देख रहे थे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो होते हैं उसमें हमने देखा कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो लाइट से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल सबस्टेंस से, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेसिस में हमने ऑल ग्रीन प्लांट देखा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट देखा कि टू प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को माई स्कूल ऐप जो हमारा चैनल है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और इस चैनल को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो आपको तुरंत मिलती रहे। कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस लेक्चर पर बेस्ड 10 क्वेश्चन की डीपीपी होगी, और उस डीपीपी को आप रेगुलर सॉल्व करते रहें, और इसी तरह से हर लेक्चर की अगर आप डीपीपी को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आप ये पाएंगे कि जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म होगा आपको एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।